एक आदमी, 23 फुट मोटी कंक्रीट की दीवारें और बाहर से कोई मदद नहीं। सैन फ्रांसिस्को की खलीज के बीच एक छोटा सा पथरीला जजीरा है। सुबह की धुन में वो किसी आम जजीरे की तरह नहीं बल्कि किले की तरह नजर आता है। सालों तक लोगों का यही मानना था कि यहाँ से कोई भी कैदी कभी फरार नहीं हो सकता। पानी बर्फ की तरह ठंडा था, लहरें ताकतवर थीं और जेल की दीवारें इतनी ऊंची और मजबूत कि उन्हें अबूर करना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था। जेल के मुहाफिज अक्सर कहते थे कि अगर कोई कैदी यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो खलीज का पानी ही उसका अंजाम तय कर देगा। लेकिन 11 जून 1962 की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस यकीन को हमेशा के लिए हिला दिया। अगली सुबह 3 कैदी गायब थे। उन्हें कहीं मुंतकिल नहीं किया गया था, वो किसी दूसरे हिस्से में भी नहीं मिले, वो बस वहाँ नहीं थे। ये कहानी असल में 1 साल पहले शुरू होती है जब एक कैदी फ्रैंक मॉरिस अल्काट्राज़ पहुंचा। मॉरिस इससे पहले कई जेलों से फरार होने की कोशिश कर चुका था। जेल के रिकॉर्ड के मुताबिक वो एक गैर मामूली हद तक ज़हीन आदमी था। वो कम बोलता था लेकिन हर चीज़ को गौर से देखता और समझने की कोशिश करता था। हुक्काम को यकीन था कि अब उसे ऐसी जगह रखा गया है जहां से निकलना मुमकिन नहीं। जेल में कुछ ही अरसे बाद मॉरिस की मुलाकात 2 भाइयों से हुई, जॉन एंगलन और क्लैरेंस एंगलन। दोनों एक ही सेल ब्लॉक में थे। वो किसान खानदान से ताल्लुक़ रखते थे और बचपन से सख्त मेहनत के आदी थे। दोनों अच्छे तैराक भी थे। इससे पहले वो एक और जेल से भागने के लिए एक जमे हुए दरिया को तैरकर पार कर चुके थे। ये बात सुनने में अजीब लगती थी मगर हकीकत थी। तीनों आदमी जल्द ही एक दूसरे को समझने लगे। जेल में वक्त बहुत होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे और फिर एक ख्याल जन्म लेने लगा। शायद अल्काट्राज़ भी इतना नाकाबिले फरार नहीं जितना लोग समझते हैं। कुछ अरसे बाद एक और कैदी एलन वेस्ट भी उनके साथ शामिल हो गया। अब 4 आदमी थे जो खामोशी से जेल की कमजोरियां तलाश करने लगे। हर रात जब लाइट्स बंद होती और राहदारी खामोश हो जाती, वो काम शुरू करते। शुरू में उनके पास सिर्फ आम धाती चम्मच थे जो उन्होंने जेल के किचन से हासिल किए थे। उन्हीं चम्मचों से वो अपने सेल की वेंटिलेशन ग्रिल के इर्द गिर्द की कंक्रीट को आहिस्ता आहिस्ता खुरचने लगे। बाद में उन्होंने एक टूटे हुए वैक्यूम क्लीनर की मोटर से एक आरजी ड्रिल भी बना ली। अल्काट्राज़ की इमारत उस वक्त तक काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। खलीज की नमकीन हवा ने दीवारों को कुछ हद तक नरम कर दिया था। हर रात वो थोड़ा सा हिस्सा तोड़ते, मलबा छिपा देते और सुबह तक सब कुछ वैसा ही दिखाई देता जैसे कुछ हुआ नहीं हो। रात को जब मुहाफिज सेलों के पास से गुजरकर चेक करते कि कैदी सो रहे हैं या नहीं, तो इन चारों ने एक अजीब चाल चली। उन्होंने कागज, साबुन और रंग से जाली सर बना लिए, फिर जेल के हज्जाम खाने से जमा किए गए असली इंसानी बाल उन पर लगा दिए। रात के वक्त वो जाली सर कंबल के ऊपर रख दिए जाते ताकि दूर से देखने पर ऐसा लगे जैसे कैदी सो रहे हैं। सेलों के पीछे एक तंग सी सर्विस राहदारी थी जिसे ज्यादातर मुहाफिज नजरअंदाज कर देते थे। जब दीवारों में बनाए गए सुराख काफी बड़े हो गए तो कैदी उनमें से गुजरकर इस राहदारी में पहुंचने लगे। यही जगह उनकी खुफिया वर्कशॉप बन गई। वहां उन्होंने अपने मंसूबे का सबसे अहम हिस्सा तैयार किया, एक कश्ती। उनके पास लकड़ी या धात के मुनासिब औजार नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने बारिश से बचने वाले रबर के कोट जमा करना शुरू किए। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने 50 से ज़्यादा रेनकोट इकट्ठे किए, फिर उन्हें काट कर जोड़ा, सिलाई की और जोड़ों को एहतियात से बंद किया। आखिरकार इन टुकड़ों से एक आरजी रबर की कश्ती बन गई जो तकरीबन 14 फुट लंबी थी। कश्ती में हवा भरने के लिए उन्होंने एक अजीब सा हाथ से चलने वाला पंप भी तैयार किया जो किसी हद तक अकॉर्डियन जैसा काम करता। चप्पू बनाने के लिए उन्होंने प्लाईवुड और लकड़ी के टुकड़ों को तराश कर शक्ल दी। ये सब कुछ महीनों की मेहनत से तैयार हुआ। 1962 के मौसम बहार तक दीवारों में सुराख इतने बड़े हो गए थे कि एक आदमी उनमें से गुजर सकता था। कश्ती भी तैयार थी, लाइफ जैकेटें भी बन चुकी थीं। अब सिर्फ सही रात का इंतजार था। वो रात 11 जून 1962 की तकरीबन रात 9:30 बजे फ्रैंक मॉरिस अपने सेल की वेंट से निकलकर सर्विस राहदारी में पहुंचा। इसके बाद जॉन और क्लैरेंस एंगलन भी बाहर आ गए।
चौथा आदमी एलन वेस्ट भी निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर उसका सुराख अभी इतना बड़ा नहीं था। वो कंक्रीट तोड़ता रहा, मगर जब तक वो बाहर निकला, बाकी 3 आदमी जा चुके थे। मॉरिस और एंगलन भाई खामोशी से जेल के ऊपर वाली छत तक पहुंचे। वहां से वो इमारत के शुमाली हिस्से से नीचे उतरे और आहिस्ता आहिस्ता पानी के किनारे तक पहुंचे। कहीं अंधेरे में उन्होंने कश्ती में हवा भरी। इसके बाद क्या हुआ, ये आज तक कोई यकीन से नहीं जानता। अगली सुबह एक मुहाफिज मामूल के मुताबिक सेलों की तरफ गया। उसने कैदी को जगाने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने तकिया हिलाया, सर नीचे गिर गया। वो सर असली नहीं था। चंद मिनटों में पूरा अल्काट्रैज हंगामे में बदल गया। मुहाफिजों ने सेल चेक किए और दीवारों में सुराख देखे। रात की 3 मुख्तलिफ चेकिंग के बावजूद किसी को शक नहीं हुआ था। जब अलार्म बजा तो अंदाज़ा हुआ कि कैदी तकरीबन 10 घंटे पहले जा चुके थे। फौरन तलाश शुरू हुई। कोस्ट गार्ड की कश्तियां खलीज में फैल गईं। हेलीकॉप्टर फिजा में मंडलाने लगे। करीबी जज़ायर और साहिलों की तलाशी ली गई। तलाश के दौरान कुछ चीज़ें मिली। एक आरजी चप्पू, रबर के चंद टुकड़े जो शायद कश्ती के थे, और एक बंद थैला जिसमें तस्वीरें और ज़ाती कागजात थे जो पानी में तैरता हुआ मिला। लेकिन तीनों आदमी कभी नहीं मिले। सालों तक यही सवाल पूछा जाता रहा, क्या वो जिंदा बच गए थे? खलीज का पानी बहुत ठंडा होता है, लहरें तेज होती हैं। बहुत से हुक्काम का ख्याल था कि वो पानी में ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सके होंगे। उनके मुताबिक सबसे ज्यादा इम्कान यही था कि वो डूब गए। मगर एक मसला था, कभी कोई लाश नहीं मिली। एंगलिन भाइयों के खानदान का कहना था कि वो समझते हैं कि दोनों जिंदा बच गए थे। उनका दावा था कि फरार के बाद भी उन्हें अजीबो-गरीब क्रिसमस कार्ड मौसूल होते रहे। कुछ रिश्तेदारों ने तो ये भी कहा कि बरसों बाद उन्हें ब्राजील में देखा गया था। इन दावों की कभी तस्दीक नहीं हो सकी, मगर वो कहानियां खत्म भी नहीं हुई। कई दहाइयों बाद एक और हैरानकुन चीज सामने आई। एक खत मिला जिसके बारे में कहा गया कि वो जॉन एंगलिन ने लिखा था। इस खत में लिखने वाले ने दावा किया कि तीनों आदमी खलीज पार करने में कामयाब हो गए थे। खत के मुताबिक फ्रैंक मॉरिस और क्लैरेंस एंगलिन बाद में कुदरती वजूहात से वफात पा गए थे, जबकि जॉन खुद उस वक्त तक जिंदा था मगर शदीद बीमार था। हुक्काम ने इस खत का जायजा लिया। तहरीर, उंगलियों के निशानात और मुमकिना डीएनए तक का मुआयना किया गया, मगर आखिर में वो न तो इसकी मुकम्मल तस्दीक कर सके और न ही इसे मुकम्मल तौर पर झूठ करार दे सके। कुछ जदीद तहकीक में ये भी देखा गया कि उस रात खलीज में पानी की लहरें किस सिमत जा रही थीं। कुछ मॉडल्स के मुताबिक अगर किश्ती सही वक्त पर पानी में उतारी गई हो और सही सिमत में चप्पू चलाए गए हों तो मुमकिन था कि धारा उन्हें समंदर की तरफ ले जाने के बजाय शुमाली साहिल की तरफ धकेल देता। यानी जिंदा बचना नामुमकिन नहीं था। फिर भी हकीकत आज तक वाज़ेह नहीं। एक बात पर सब मुत्तफिक हैं, उस रात 3 आदमी वाकई अल्काट्राज से निकल गए थे। असल सवाल यह है कि पानी में जाने के बाद उनके साथ क्या हुआ। आज अल्काट्राज जेल नहीं रही, अब वो एक तारीखी मकाम है जहां सयाह आते हैं। लोग उन्हीं राहदारियों में चलते हैं जहां कभी कैदी बंद थे। वो उन्हीं सेलों को देखते हैं जहां से चम्मचों की मदद से कंक्रीट खोदी गई थी। और बहुत से लोग वहां खड़े होकर यही सोचते हैं कि उस रात असल में क्या हुआ था। शायद वो खलीज के ठंडे पानी में डूब गए हों, शायद धारे ने उन्हें साहिल तक पहुंचा दिया हो, या शायद वो कहीं दूर नई जिंदगी शुरू करने में कामयाब हो गए हों। 60 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, मगर सच अब भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। और शायद यही वजह है कि ये कहानी आज भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कभी कभी तारीख हमें साफ जवाब नहीं देती, वो सिर्फ एक सवाल छोड़ जाती है।